से रात हो गई है, हालांकि अभी सनसेट भी नहीं हुआ। ओह यार, बारिश यहाँ पे हो गई है तेज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम डेस्टिन। फ्लोरिडा का एक छोटा सा कोस्टल टाउन है। क्या खूबसूरत यहाँ का बीच है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी वीडियो। और आज हम इंशाल्लाह फ़्लोरिडा को खैरबाद कहेंगे और आगे जाएंगे लुइसियाना की तरफ। जाना मैंने है टेक्सास, ह्यूस्टन है तकरीबन यहाँ से कुछ 600 माइल। एक दिन में कर तो सकता हूँ, लेकिन काफ़ी लंबी राइड बन जाएगी, बड़ी थकाने वाली राइड हो जाएगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि उसको 2 दिनों पे डिवाइड कर लेते हैं। आज न्यू ऑरलिन्स का डाउनटाउन मुझे किसी ने लिखा था इंस्टाग्राम पे कि वो बड़ा खूबसूरत है, उसको विज़िट करते जाएं, तो मैंने सोचा कि रात वहाँ पे गुजार लेते हैं। यहाँ से न्यू ऑरलिन्स तकरीबन कोई हमारी 260-270 माइल की राइड होगी। रास्ते में हमने कुछ जगहों पे स्टॉप करते जाना है, क्योंकि यहाँ से आगे की कोस्ट लाइन काफ़ी खूबसूरत है। जो भी एरिया हमें अच्छा लगा वहाँ पे स्टॉप लेंगे, उस एरिया को विज़िट करेंगे, देखेंगे और फिर इंशाल्लाह अपनी राइड आगे कंटिन्यू कर लेंगे। बस उम्मीद करते हैं कि हम लोग शाम तक न्यू ऑरलिन्स में पहुँच जाए। रंगीली हमारी रेडी है, बस निकलते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन भी गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। मौसम बहुत खूबसूरत है, हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी हवा है। तो हमारी एट लीस्ट कुछ 100-150 माइल की राइड ना मेरे ख़्याल में ये कोस्टल एरिया के साथ साथ ही होगी। पहले हमने जाना है, यहाँ पे एयर फोर्स का एक म्यूज़ियम है, उसको देख के फिर इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। ये सही टूरिस्टी टाउन है, हर तरफ आपको रेंटल होम्स और अपार्टमेंट्स, होटल्स वगैरह नज़र आएंगे। डेस्टिन से हम लोग निकल आए हैं बाहर और आप चेक करें तो यार क्या खूबसूरत पानी का कलर है। तो यहाँ पे छोटे छोटे से इस तरह के हमें ब्रिजेस ज़रूर नज़र आएंगे इस सारी कोस्टल लाइन पे।
ये दुनिया के उन चंद म्यूज़ियम्स में से एक है जहाँ पे आपको इस तरह के आइकॉनिक एयरक्राफ्ट्स और मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह नज़र आएगा। कुछ सेक्शन इसके इंडोर हैं और कुछ जो है ये आउटडोर, जहाँ पे इन्होंने ये सारे प्लेन्स वगैरह खड़े किए हैं। तो मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ प्लेन्स के बारे में बताऊंगा, अदरवाइज़ हम बहुत डिटेल में चले गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा और चीज़ों को एक्सप्लोर करना। लेकिन मैं एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ आइकॉनिक प्लेन्स के बारे में बताता जाऊँ। एक्साइटमेंट है इस तरह की जगह पे जब आप आते हैं, और ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे भी देख रहे होते हैं, तो उनके लिए भी एक एजुकेशनल कंटेंट बन जाता है जब आप इस तरह की कोई चीज़ को म्यूज़ियम वगैरह दिखाते हैं तो। और पहला एयरक्राफ्ट जो हमारे सामने नज़र आ रहा है ये है जी आइकॉनिक B-52G, जिसको 1946 में बनाया गया था, जो 10,000 पाउंड से ज़्यादा का पेलोड कैरी कर सकता है, ओवर 3000 माइल्स और 300 माइल से ज़्यादा इसकी स्पीड है। 52 में आई थिंक इसकी पहली फ़्लाइट थी, काफ़ी बड़ा है। और इसके साथ खड़ा हुआ है जी यहाँ का आइकॉनिक SR-71A ब्लैक बर्ड, जो अप्रॉक्सीमेटली 2600 माइल की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, और मतलब आप कह सकते हैं कि 3.3 प्लस मार्क को टच करता है। तो ये तकरीबन कोई 3700 माइल विदाउट रिफ्यूलिंग ट्रैवल कर सकता है, 85,000 की हाइट तक जाता है। और इसके साथ खड़ा हुआ है MH-53 पेवलो 4 आइकॉनिक हेलीकॉप्टर। इसमें आई थिंक 36 के करीब सोल्जर्स बैठ के जा सकते हैं। और ये है US का वर्ल्ड वॉर 2 का मोस्ट फेमस एयरक्राफ्ट B-25 मिचेल। इसको वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत यूज़ किया गया था। तो इसी तरह जहाँ पे भी जा रहे हैं कुछ ना कुछ आपको आइकॉनिक यहाँ के एयरक्राफ्ट्स देखने को नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ ही खड़ा है US मिलिट्री का B-17G, जिसको जापानीज़ के ख़िलाफ़ यूज़ किया गया था। ये बहुत फेमस जहाज़ है यहाँ का। बस हम वॉक करते हैं, बाकी मैं कुछ पिक्चर्स वगैरह कुछ वीडियोस बनाता हूँ यहाँ की, ताकि आप लोगों को दिखा सके कि यहाँ पे कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं, और जिन लोगों को शौक़ है उनको देखते साथ ही पता चल जाएगा। और ये है A-10A थंडरबोल्ट, जिसको ग्राउंड फोर्सेस की सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता था, जो क्लोज़ रेंज पे फ्लाई करता था। नीचे से अगर फायरिंग भी हो रही होती थी तो इसको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए अगर कोई पेव्ड एयर स्ट्रिप्स वगैरह है तो ये वहाँ से भी ऑपरेट ईज़िली कर सकता था। और ये खड़ा हुआ है AC-130A, और यहाँ पे आप देखें कि इसके नीचे आपको ना इस तरह से शो किया गया है जैसे यहाँ से आप फायरिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ दोज एयरक्राफ्ट्स के जहाँ से एमिनेशन वगैरह इसमें डाल के नीचे इधर उन्होंने गन्स वगैरह रखी होती थी। ये इस म्यूज़ियम का इंडोर एरिया है, जहाँ पे आपको ये सामने P-47 थंडरबोल्ट, जो ग्राउंड अटैक के लिए यूज़ होता था, ये रखा हुआ नज़र आएगा। और इस तरफ कुछ इन्होंने मिसाइल्स वगैरह रखे हुए हैं, और इधर F-105 थंडर चीफ रखा हुआ है। तो इस तरह नीचे कुछ मिसाइल्स वगैरह हैं, और साइडों पे कुछ इन्होंने ऊपर वाले सेक्शन पे ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कुछ मिसाइल्स और कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जो डिफरेंट वॉर्स के अंदर यूज़ किए गए थे, और उन वॉर्स की हिस्ट्री वगैरह। तो यहाँ पे ये एक फ़िल्म वगैरह भी चलाते हैं, कुछ थोड़ी सी ब्रीफिंग वगैरह देते हैं, कुछ हिस्ट्री वगैरह बताते हैं प्रोबेबली। अभी तो यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली यहाँ पे जो स्टेज बना हुआ है इससे फ़ील ये हो रहा है। बहुत ही कमाल की जगह है, और स्पेशली अगर आपका कोई एयरप्लेन्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो आई थिंक यू विल लव इट। इट्स वन ऑफ दोज प्लेसेस कि जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टाइम पे ये प्लेन्स किंग ऑफ स्काइज़ थे। अभी इससे भी कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी यूएस के पास, और मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी और मुल्क के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी। शायद चाइना एक ऐसा मुल्क है जो यूएस को टक्कर दे सकता है, क्योंकि ये लोग जितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर ऑलमोस्ट हर रीजन में, हर कॉन्टिनेंट पे यूएस एयरफोर्स की प्रेजेंस है। टाइम के साथ साथ ये अपनी टेक्नोलॉजी को और एडवांस कर रहे हैं। जितनी ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाकी लोग तो वो शायद इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। लेकिन खैर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए अच्छी है इस तरह की जगह को विज़िट करना, देखना कि किस तरह की टेक्नोलॉजी उस टाइम पे थी। और यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई 20-25 प्लेन्स ज़रूर खड़े होंगे। उसके अलावा साथ साथ इन्होंने मिसाइल्स वगैरह भी रखे हुए हैं। चलें अब हम यहाँ पे एक छोटा सा चक्कर लगा के फिर उसके बाद निकलते हैं। इधर एक उन्होंने टैंक भी खड़ा किया हुआ है,
इसको तो मैंने देखा ही नहीं था, लेकिन बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है म्यूज़ियम, इंडोर आउटडोर। वैसे भी तो स्क्रैप ही करना होता है, तो अच्छा है इस तरह की म्यूज़ियम्स बना के आवाम को दिखा रहे हैं। तकरीबन मुझे यहाँ पे 2 घंटे लगे हैं, क्योंकि मैंने वीडियो भी बनानी होती है, अदरवाइज़ मेरे ख्याल में 1 घंटे में बंदा देख के निकल सकता है। तो अभी हम लोग वापस कोस्टल रोड की तरफ ही जाते हैं, वहीं से जाएंगे। हो सकता है कि हमें ज़रा इंटरेस्टिंग सीनरी मिले। अभी हाईवे नहीं लेते, बैक कंट्री रोड्स। मारी है जी यहाँ पे, हालांकि इतनी स्पीड भी नहीं होनी चाहिए इस तरह के एरिया में, लेकिन किसी ने सही वैशी चलाई है गाड़ी। तो ये जो इधर उधर आपको नज़र आएंगे इंजर्ड के, लॉयर के साइन, वो इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और ये अच्छे खासे अब पैसे देने पड़ते हैं इंश्योरेंस वालों के थ्रू। जितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, कोई ना कोई इंजरी भी हो जाएगी। Is this from Top Haven? Yeah, this one. Just a little. I'll tell you, when they get down there. एरिया ये बड़ा खूबसूरत और रिलैक्सिंग है, लेकिन आज हवा यहाँ पे बहुत तेज़ चल रही है। हम लोग इंटर हो गए हैं अलाबामा में, और वैसे मुझे आइडिया नहीं था कि हम लोग इस स्टेट को भी टच करेंगे, लेकिन न्यू ऑरलिन्स की तरफ जाते हुए रास्ते में ये आती है स्टेट। तो यहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस ज़रा सस्ती हैं कंपेयर टू हमने जो पीछे कुछ शहरों में और कुछ स्टेट्स वगैरह में डलवाया। तो हर स्टेट की अपनी प्राइसेस हैं, उसके हिसाब से जो है ना आप पे कर रहे होते हैं। यहाँ पे बस लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारा तकरीबन 160 माइल्स रहता है न्यू ऑरलिन्स तक। यहाँ पे ब्रेक का फ़ायदा उठाते हुए हम अपने लिए कोई डाउनटाउन में होटल वगैरह भी बुक कर लेते हैं, जिसकी कोई अच्छी सी पार्किंग हो, ताकि हम जब वहाँ पे पहुँचें तो आराम से बाइक को खड़ा करें। लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर कि किस तरह की वहाँ पे प्राइसेस हैं, क्योंकि इनिशली मेरा प्लान नहीं था कि मैं सिटी को टच करूँगा, लेकिन जब गुज़र रहे हैं तो और पाकिस्तानियों के भी कुछ मैसेजेस आ रहे थे, मे बी कोई हम छोटा सा मीटअप वहाँ पे भी रख लें। मौसम यहाँ पे अब हो गया है ख़राब, तो हो सकता है कि बारिश हो जाए। बाकी लेट्स सी, यहाँ पे मोस्ट लाइकली इतनी सर्दी नहीं होगी अगर बारिश हो भी जाती है तो। बारिश स्टार्ट हो गई है।
इतनी तेज़ ना हो कि हम किसी जगह पहुंच के ना ज़रा अपना सामान सेट कर लें, स्पेशली पीछे वाला बैग जो पहना हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे जब बारिश होती है तो मुझे लगता है कि सही वाली बारिश होती है और सही पानी आता है। क्या हो गया, ये पूरा ब्रिज आगे तक सारा जो है वो जैम दिखा रही है नेविगेशन। मुझे लगता है कि यहाँ पे सही बारिश हो चुकी है हमारे आने से पहले। ये जो ट्रैफिक जैम हो रहे हैं और रोड के ऊपर इतना पानी है ना, तो बचत होगी हमारी। लेकिन मुझे कभी कभी अपनी ही नज़र लग जाती है तो आगे जाके ये ना बारिश तेज़ हो जाए। अच्छा, ये नीचे हमने टनल से गुजरना है। ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई है, हालांकि अभी सनसेट भी नहीं हुआ। ओह यार, बारिश हो गई है स्टार्ट यहाँ पे ज़ोरों शोर से और लोगों की ब्रेकें लगना स्टार्ट हो गई हैं। मैंने नोटिस किया कि जैसे यहाँ पे थोड़ा मौसम ख़राब होता है ना, लोगों की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। बारिश यहाँ पे हो गई है तेज़ और यहाँ पे एक आ गया है एग्ज़िट, इसको लेते हैं क्योंकि लोगों की स्पीड बहुत स्लो हो गई है। हम लोग सही टाइम पे हाईवे से उतरेंगे हैं क्योंकि यहाँ पे शदीद किस्म की बारिश हो रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा देर नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रुकने का इरादा नहीं है। हमने तकरीबन 95 माइल और करने हैं, हमारा अच्छा खासा टाइम लगना है कि 2 घंटे लग जाने हैं। ये ना हो कि हम घंटा डेढ़ इधर ही खड़े रहें तो लेट पहुँचेंगे, लेकिन खैर जो भी है ये तो फिर होगा। होटल मैंने बुक कर लिया है न्यू ऑरलिन्स में, वहाँ जाना ही जाना है, इसलिए लेट्स सी कि किस तरह का मौसम रहता है। लेकिन उम्मीद करते हैं थोड़ी बारिश कम हो जाए तो बेहतर है, कंफर्टेबल राइड हो जाएगी, अदरवाइज़ फिर ख्वार होते जाएंगे। चलें जी, बारिश रुक गई है यहाँ पे। अब दुआ करते हैं कि आगे रास्ते में ना हो। यहाँ पे रोड्स के ऊपर सही घुप अंधेरा हो जाता है। वेलकम टू न्यू ऑरलिन्स। हम लोग यहाँ के डाउनटाउन में पहुँच चुके हैं। सिर्फ 1 माइल की हमारी और राइड रहती है। लास्ट में मौसम काफ़ी बेहतर हो गया था तो मज़े की हमारी राइड रही है। और अच्छी बात यह कि यहाँ की हाईवे बिल्कुल डाउनटाउन के अंदर से गुज़रती है, तो हमें कुछ शहर की ट्रैफिक में भी नहीं फंसना पड़ा। अब एक ही मसला होगा और वो है पार्किंग का। मोस्ट लाइकली होटल की नहीं होगी, किसी न किसी जगह पे हमें पार्क करना पड़ेगा। पहले ज़रा चेक इन कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हम पहुंच गए हैं गलत होटल। एक्चुअली में दूसरे होटल्स के नाम सेम है, एक डाउनटाउन के अंदर और एक डाउनटाउन से थोड़ा सा बाहर है। तो हमने डाउनटाउन वाला बुक किया था
वो कहते हैं कि यहाँ से 1.2 माइल दूर है, इधर से जाना है। कोई नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है, 5-6 मिनट में वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। ये अक्सर हो जाता है यार, जब सेम नाम के होटल ऑलमोस्ट सिमिलर सी लोकेशन पे होते हैं तो समझ नहीं लगती। फिर गूगल से सर्च किया, जो सामने आया अक्सर उधर ही चले गए। इनका डाउनटाउन थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है बाकी जगहों की निस्बत। थोड़ी वाइब आ रही है कि हिस्टोरिकल टाउन है, लेकिन ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है ना, सिवाय न्यूयॉर्क के बाकी जिस जगह पे भी शाम को बंदा बाहर निकलता है ना, तो आपको लगता नहीं है कि आप किसी शहर में हैं। अच्छा जी, यहाँ की ट्रैम भी है। यहाँ पे अब फील आ रही है कि आप डाउनटाउन में हो। थोड़ी लाइटें लूटें हैं इधर। अच्छा, साफ सुथरा खूबसूरत है। बाइक का मैं इधर खड़ा कर देता हूँ। अभी तक नॉर्थ अमेरिका में मैंने जितने भी मीटअप्स रखे हैं ना, ये एक रैंडम मेरा स्टॉप था। मैंने कोई 3 घंटे पहले स्टोरी लगाई, और बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे आमिर भाई और उनके साथ हैं नुमान भाई, और यहाँ पे हैं मोइज़, और पीछे फैमिली बैठी हुई है। ये मुझे लेके आए हैं एक जगह पे बर्गर खिलाने के लिए। तो आज हम देसी नहीं, लेकिन यहाँ पे स्मैश बर्गर खा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, थैंक यू सो मच। ये है जी हमारा न्यू ऑरलिन्स में रूम। एक्चुअली ये आप कह सकते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप है। यहाँ पे उन्होंने इस तरफ बैठने के लिए जगह वगैरह दी हुई है, सोफ़े वगैरह लगे हुए हैं। इस तरफ छोटा सा एक किचन भी है, चेयर्स वगैरह भी उन्होंने रख दी हैं। और यहाँ पे है जी बेडरूम, बड़ा खूबसूरत साफ़ सुथरा डिसेंट सा रूम है हमारा यहाँ पे। ये एक्चुअली हमें बड़ी अच्छी प्राइस में मिल गया। इसके मैंने पे किए हैं $90 प्लस $40 की पार्किंग थी। लेकिन पार्किंग वो सिर्फ यहाँ पे वैले पार्किंग है, तो कह रहे थे कि हम तो लेके जा नहीं सकते, इसलिए रिसेप्शन के पास ही आप पार्क कर दें, तो हमें पार्किंग पे नहीं करनी पड़ी। मेरे साथ हैं जी आमिर भाई। हम आए हैं न्यू ऑरलिन्स के सबसे फेमस कैफ़े, जिसे कहते हैं कैफ़े दो मोंड। जितने भी मैसेज आ रहे थे आपने यहाँ पे आना है, और इधर इतना रश है, मैंने सुबह सुबह सोचा कि अच्छा से यहाँ से नाश्ता करेंगे, कैफ़े है। लेकिन पता चला है कि यहाँ पे मिलती हैं ये सिर्फ पिन्नियाँ ही बोलते हैं,
बिनिए पिनिया पिनियस पिनियस, अच्छा मैंने कहा पिनिया ही हमारी तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत शुगर डाला हुआ है। शुगर, हाँ जी। हाँ, और इसके साथ हमने मंगवाई है यहाँ पे कॉफ़ी। मेरे ख्याल में जितनी भी यहाँ पे टूरिज़्म है, ऑलमोस्ट हर बंदा यहाँ पे आ रहा है, इतना ज़्यादा रश है। मैंने कभी किसी कैफ़े पे नहीं देखा और ये बहुत बड़ा कैफ़े है। तो लेट्स सी कि ये किस तरह की इनकी ये बिनिया पिनिया हैं। डिसेंट टेस्ट है जी इनका। हमारे यहाँ भी इस तरह की कुछ चीज़ होती है, लेकिन अभी उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। इसको ऑयल में फ्राई किया हुआ है, लेकिन अच्छा है। मतलब यहाँ की टूरिस्टी स्पॉट है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे लोग आते हैं इसलिए कि उन्हें को बहुत अच्छी कॉफ़ी या इस तरह की कोई पेस्ट्री एंजॉय करनी है, वो इसलिए आते हैं कि ये एक यहाँ के कल्चर का हिस्सा बन गया है। न्यू ऑरलिन्स बड़ी इंटरेस्टिंग सिटी है और बहुत मल्टी कल्चरल है। इसकी रीज़न ये है कि 1718 में इसको बनाया था फ्रेंच ने और 1803 में यूएस ने इसको ख़रीद लिया था। लेकिन आज भी आपको यहाँ पे फ्रेंच कल्चर बड़ा डोमिनेंटली नज़र आएगा। जगह जगह पे आपको फ्रेंच स्टाइल में बनी हुई बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। स्पेशली अभी हैं हम लोग फ्रेंच क्वार्टर में, तो ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा सा। और न्यू ऑरलिन्स बर्थ प्लेस है जैज़ म्यूज़िक की। जिनको ऑफ कोर्स जैज़ म्यूज़िक पसंद है उनको इस सिटी का ज़रूर पता होगा। आज इस शहर की तकरीबन कोई 3.25 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। बहुत बड़ा सिटी नहीं है कंपैरेटिवली जो बाकी शहर हमने इस टूर में विज़िट किए हैं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा इस सिटी की हिस्टोरिकल जगहों को विज़िट करें। यहाँ पे फ्रेंच मार्केट है, बिल्कुल साथ में मिसिसिपी रिवर यहाँ से गुज़रता है, तो उसके साथ एक इन्होंने वॉक बनाई है, वो करेंगे। मैं आ गया हूँ यहाँ की फ़ेमस फ्रेंच मार्केट में। आपको इस तरह की मार्केट्स जितनी भी फ्रेंच कॉलोनीज़ हैं, ये जहाँ जहाँ पे फ्रांस का इन्फ्लुएंस रहा है ज़रूर नज़र आएंगी। इवन कि अफ्रीका वगैरह में भी बहुत टिपिकल सा फ्रेंच आर्किटेक्चर है। ऊपर से क्लोज्ड है, साइडों से इसको ओपन रखा गया है। तो थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये किस तरह की मार्केट है। क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ पे अब टूरिज़्म का ही बिज़नेस है, तो इसलिए जितनी भी आपको शॉप्स, ये मतलब छोटे छोटे से लोगों ने स्टॉल लगाए हैं, ये टूरिज़्म को ही केटर करने के लिए। यहाँ पे सोविनियर्स हैं और इस तरह की छोटी मोटी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। इंटरेस्टिंग है। एज़ अ टूरिस्ट जब आप आते हैं तो इस तरह थोड़ा बंदा वॉक कर सकता है। आप कह सकते हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट की वन ऑफ दी ओल्डेस्ट पब्लिक मार्केट है। फ्रेंच से पहले यहाँ पे स्पेनिश थे, तो 1700 के टाइम से यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। फार्मर्स आके अपना सामान बेच रहे हैं और आज आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी ज़रा आपको टूरिस्टी वाइब यहाँ पे ज़्यादा नज़र आएंगी कंपेयर टू के लोकल यहाँ पे कुछ अपना सामान बेच रहे हैं। और अभी मैं आ गया हूँ मिसिसिपी रिवर के किनारे। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत रिवर वॉक बनी हुई है। मिसिसिपी कनाडा के बॉर्डर से शुरू होता है, मिनेसोटा में से। तकरीबन 2340 माइल लॉन्ग ये रिवर है। दुनिया के सबसे बड़े दरियाओं में से इसका शुमार होता है और यूएस
के लिए आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट काफ़ी ज़्यादा शिप्स जो हैं, ये जो कार्गो वाले होते हैं, वो यहाँ इसी दरिया के थ्रू होते हैं। फिर साथ जो है वो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में जाके दरिया जो है वो गिर जाता है। मैंने सोचा कि जाने से पहले आगे ह्यूस्टन आप लोगों को छोटा सा सिटी का टूर दे देते हैं। पीछे देखेंगे यहाँ पे तांगे ही तांगे हैं। हम लोगों ने तांगे ख़त्म कर दिए हैं और यहाँ पे दुनिया जो है वो पैसे दे के और ज़्यादा पे करके तांगों पे बैठने के लिए रेडी है। बाकी एनीवे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। यहाँ पे आमिर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपना सिटी दिखाया, थैंक यू। और दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।